सुदेश सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। सर मुझे सर हाँ, आप सभी मुझसे बात कर लेना एक बार। पहले डॉक्टर ग्रेस बाली जी को आप सुनिए, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है? ओके सर। सर आप एक क्लास ले लीजिएगा सर आज। तो अभी ठीक है। आज आप एक क्लास। किसका क्वेश्चन था मैथ्स वाला? धर्मेंद्र? सर दिव्यांशु। दिव्यांशु, देख बेटा ऐसा है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि आप कहो कि मैं हर चीज में परफेक्शन करना कई बार पॉसिबल नहीं होता। मैं कहूँ कि मैं बायोलॉजी में अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो फिर मैं नहीं हूँ कई बार हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चाहते हो कि आप एक सब्जेक्ट में यू वांट टू एक्सेल और आप आगे आना चाहते हो, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके आप किसी भी चीज को कवर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अब मैथ्स आप कह रहे हो कि आप उसको कैसे बढ़िया से करो, तो इसका मतलब अगर आप उसको अच्छे से, आपकी पकड़ उस पर नहीं बन रही है, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। फिर आप जब क्लास में पढ़ते हो तो शाम को भी घंटा अपनी बुक लेके बैठो, या फिर जो आपको यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने अभी पीछे आपके एक जलंधर वाले स्कूल में फिजिक्स की क्लास लेनी शुरू करी है। मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है। अब मुझे मुझे अगर आप कहो कि आप बायोलॉजी पढ़ा दो, आप आई थिंक बड़ी क्लास के बच्चे नहीं है यहाँ पर, पता नहीं फिजिक्स को समझ रहे होंगे कि नहीं। फिजिक्स एक साइंस का पोर्शन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब मुझे आप कहो कि आप सर बायो पढ़ा दो, मैं भाग जाऊंगा। मैं कहूंगा यार मुझे समझ नहीं आती बायो। अगर आपको मैं फिजिक्स पढ़ा दो, मैं अभी पढ़ानी शुरू कर दूंगा। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा हर चीज में परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर अगर इंसान हर चीज में परफेक्ट हो गया हो तो भगवान बन जाएगा। इम्परफेक्शंस के साथ ही है ना हम लोग हर चीज में परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से करना चाहते हो, और आपको लगता है कि नहीं मुझे मैथ्स करना है जैसे भी, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का तो तोड़ ही नहीं है कोई। वो तो फिर कालिदास का वो दोहा नहीं है, वो करत करत अभ्यास थे। सुना हुआ है कि नहीं दिव्यांशु? किसने सुना है कालिदास का वो करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान? नहीं सुना? सर ये सुना हुआ है। हाँ, फिर तो अभ्यास है। फिर प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, फिर आपको कोई चीज रोक ही नहीं सकती। सर आई हैव अ क्वेश्चन। कौन है? महक? धर्मेंद्र। अच्छा हाँ, सर मैंने धर्मेंद्र। भी क्वेश्चन पूछना था। हाँ महक पूछो। सर मैं आपसे पंजाबी में बात कर सकती हूँ? या बिल्कुल, पूरा पंजाबी में। सर मैंने देखा है कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? नहीं बेटा, क्या नाम है आपका? नवदीप? नहीं जी सर महक। महक। महक देख ऐदा है, मैं भी ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੈਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ हिंदी बोलो बेटर लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पंजाबी तो प्यारी तो लैंग्वेज ही कोई नहीं हैगी। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। तो ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ UPSC 'ਚ ਆਏ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਰੈਂਕਸ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ UPSC ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਾਂਗਾ।
ਸਰ ਮੇਰਾ Sir, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, नहीं ਚਾਹੇ बिल्कुल ਆਪਾਂ नहीं, ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝੇ, बिल्कुल नहीं, ਉਹਨੂੰ बिल्कुल ਕਦੇ नहीं, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। politely always be Sir, polite in your behavior। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। sir, I have a question. कौन विदेश? हाँ बताओ। सर जैसे सर हमारे साइंस या हिस्ट्री के सर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सर, हम उसे लर्न कैसे कर सकते हैं? जो साइंस और हिस्ट्री के, सर यस। देखो बेटा ऐसा है कि मैं ना बहुत ज्यादा रोट लर्निंग, समझते हो? रोट लर्निंग होती है रट्टा मारने वाला लर्न करना, यस यस सर। मैं ना उसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि आप क्वेश्चन में 10 पॉइंट लिखे हुए हैं और आप उसको पी जाओ और फिर वैसे ही पेपर में जाके उसको उलट दो सारा का सारा। देखो जब तक आपको चीजें समझ नहीं आती ना, जब तक आप, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री एक स्टोरी है, कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ के देखोगे तो एक स्टोरी है, एक स्टोरी चल रही है। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा क्यों। साइंस में तो हर चीज का कारण है, साइंस का मतलब ही कारण है, साइंस का मतलब ये है कि हर चीज के पीछे कोई कारण है, भी इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। जब तक आप स्टोरी, हिस्ट्री में स्टोरी और साइंस में कारण को नहीं समझोगे तो आंसर क्वेश्चन के तो लंबे लगेंगे ही लगेंगे। जब आप उसकी स्टोरी को समझ जाते हो और या साइंस के पीछे कारण को समझ जाते हो तो फिर आप, मेरा पढ़ने का सिस्टम तो यही रहा कि मैं तो कारण समझ जाता था साइंस के क्वेश्चन का, हिस्ट्री की स्टोरी समझ लेता था, उसके बाद आपको लिखना आसान रहता है। सर अगर हमें किसी क्वेश्चन का मतलब पता होगा तो उसका आंसर लर्न जल्दी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, शरणप्रीत ने बिल्कुल सही कहा, अगर मतलब नहीं पता होगा तो आप फिर उसको रोट रट्टे में पड़ जाओगे उसको। सर हिस्ट्री की कई बार डेट्स नहीं आती। Sir, I have a question. वन Sir, बाय वन अगर- आते जाओ बच्चों, एक एक सर करके। सर आर्कियोलॉजी के लिए जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सर, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना? यस ओके सर। यस यस। Sir, I have a question. सर जैसे हम आईएएस का एग्जाम देने जाते हैं तो अगर हमें स्टोरी या उसका मीनिंग पता हो उस लेसन का सर, तो हम अपने से अगर उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिखते हैं सर, वो राइट होता है या फिर रॉन्ग होता है? बिल्कुल राइट होता है, वहां पे आपकी ओरिजिनल थिंकिंग को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर आप कुछ अपनी तरफ से लिखते हो, सही लिखते हो, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। ओके सर। आप खुद सोच के देखो, एक क्वेश्चन 10 बच्चों ने किसी बुक में से लिखा और 11वें बच्चे ने अलग सा लिख दिया, तो नंबर किसको मिलेंगे? सर 11 बच्चे को। 11वें बच्चे को, जिसने डिफरेंट लिखा है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। या सर कौन है? हिस्ट्री में ना सर अच्छा अमनजोत, अपना ये वीडियो ऑन कर लो बच्चों, एटलीस्ट आई एम एबल टू सी कि कौन बोल रहा है। यस अमन। सर हिस्ट्री में सर एक चीज बहुत टफ लगती है कि सर जैसे डेट्स, नेम्स सर ये लर्न करने से बहुत टफ होते हैं। आई एग्री, ये मैं भी आपकी बात से पूरा मानता हूँ, लेकिन ये पासिंग फेज है, ये कोई ये टेम्पररी है, ये इससे आपका कोई कैरियर या फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। तो आप इन एग्जाम्स को आपने अच्छे से पढ़ के निकलना है, ये नहीं है कि अगर आप डेट भूल जाओगे या 2 क्वेश्चन में नहीं लिख पाओगे तो 2 नंबर कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोंट वरी। सर आई हैव क्वेश्चन। सर कौन प्लस है? 2 के बाद कोचिंग जरूरी है? कौन है? दिव्यांशु? सर चरणजीत। अच्छा चरणजीत, ये ऑन करो यार अपना, बीच में वीडियो ऑन कर लिया करो जो बच्चा आता है। हाँ चरण, सर प्लस 2 के बाद कोचिंग जरूरी है करनी? बच्चे ये डिपेंड करता है भी आपकी अपनी तैयारी का लेवल क्या है। ये अगर आप, ये आपके अपने कॉन्फिडेंस पे है। मैंने +1 +2 के बाद एमबीबीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने घर बैठ के तैयारी करी।
लेकिन कभी कभी आपको, अब मैं बताता हूँ कोचिंग का कहाँ रोल आता है। कभी कभी आपको ये नहीं पता होता भी कंपटीशन क्या है। अब आप लोग यहाँ पे 40 बच्चे हो, सब अपने अपने घर में तैयारी करते रहो, तो सबको लगेगा कि मैं ही राजा हूँ, मैंने पढ़ लिया, मुझे सब आता है। लेकिन जब चरणजीत शरणप्रीत के साथ जाएगा तो उसको पता लगेगा अरे शरणप्रीत तो मेरे से भी ज्यादा पढ़ गया। तो कई बारी जब आप इकट्ठे ग्रुप में बैठ के कुछ पढ़ते हो तो आपको आपके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है। कोचिंग को मैं एडवोकेट नहीं करता हूँ, लेकिन कई बारी आपको कई बारी टेस्ट्स देने के एंगल से, या कोई जैसे किसी कंपटीशन है तो उसका आपने कोई टेस्ट ज्वाइन कर लिया कंपटीशन से पहले, तो आपको कंपटीशन का पता लग जाता है कि आपकी तैयारी कहाँ पर है। कई बारी घर बैठे बैठे आपको ये मालूम नहीं पड़ता कि आपकी लेवल ऑफ तैयारी कहाँ पहुंची है। आपको ये लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया। ये भी हो सकता है आपने बहुत पढ़ लिया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको लग ही रहा है बाकी बच्चे आपसे ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो वो तभी पता लगेगा अगर आप कभी घर से बाहर निकलोगे और किसी टेस्ट सेंटर पर या किसी ऐसे कोचिंग सेंटर पे जाओगे जो आपको उस पर्टिकुलर टेस्ट में अपीयर करवाएगा। तो मैं कभी कोचिंग को एडवोकेट नहीं करूंगा कि आप पूरा का पूरा कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन कंपटीशन देखने के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी कभी बार जरूरी हो जाती है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। कौन, गीतिका? नहीं सर, महक। हाँ महक। सर मैं ना लैंड आर्मी में जाना चाहती हूँ। लैंड आर्मी में तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए? कितनी पढ़ाई, कितनी फिटनेस? आपकी कौन सी क्लास है? सर 6th। तो अभी तो आप छोटे हो। लैंड आर्मी में आप +2 के बाद एलिजिबल हो गए, तो मेहनत तो हर फील्ड में है। जिस फील्ड में भी जाओ मेहनत है। अगर आपने सोच लिया तो पहुंच जाओगे, डोंट वरी। सर अगर आपने सोच लिया तो पहुंच जाओगे। मेहनत तो जहां भी बेटा जाना करनी है। ओके डोंट सर। थिंक, मेहनत से डरना थोड़ी है आप लोगों ने। यस सर। एनीवन Sir, एल्स? I have a doubt. हाँ, सर आई हैव अ क्वेश्चन। Sir, जब कौन? एक Sir, एक करके doctor. पूछ। Sir, कोमलप्रीत। हाँ कोमल, Sir, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आप कौन सी क्लास में हो? Sir, 6th. अरे अभी आप तो 6th में हो भाई। डॉक्टर बनने के लिए आपको +1 +2 समझते हो ना 10th के बाद? Yes, sir. +1 +2 में मेडिकल लेना पड़ता है। मेडिकल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। फिर +1 +2 में 2 साल पढ़ने के बाद एक ऑल इंडिया सर? लेवल का दिल्ली से Sir, पेपर लिया जाता है। एक मिनट बेटा, सर, मैं इसका कोमल का आंसर देने दो मुझे। तो उसके बाद आप जब वो एग्जाम क्लियर करते हो तब आपकी फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होती है। उस एग्जाम को कहते हैं नीट का एग्जाम, NEET। ठीक है? okay, sir. आई हैव अ Sir, I just और सर जैसे जेईई Sir. होता है वैसे एनईटी भी होता है, नीट एग्जाम और जेईई वाला। जैसे, हाँ यस, जैसे जेई का एग्जाम होता है वैसे ही NEET भी होता है। सर Sir, I have a question. Sir, I have a question. Sir, I वन have a बाय वन question. पूछ लो बच्चों, Sir, 1 by 1 आ गीतिका। जाओ। सर मेरा ये क्वेश्चन है Sir, सर। गीतिका। देखो सर कंफ्यूजन हो रही है सर एक एक करके। हाँ, सर एमसीक्यू एग्जाम के लिए सर आप माइंड मैप्स प्रेफर करते हो या फिर नोट्स? यार ये माइंड मैप्स तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या है? मेरे टाइम पे तो होता नहीं थे। नहीं सर ये भी सर, ये अच्छा सर नहीं, स्ट्रक्चर मैं अवेयर नहीं हूँ स्ट्रक्चर ऑनेस्टली। मुझे बेटा पता नहीं है, बिकॉज मैंने +1 +2 करी थी 97 में। तो अभी तो हो गए 24 साल। तो Sir, ये कुछ नई चीजें आ गई होंगी, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में जी। sir, हम्म। Excuse me, sir. sir, ये sir, मैंने ना शरण, हाँ शरण। सर मैंने ना आर्मी में जाना है, तो सर वहां पर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी, किस सब्जेक्ट में से? बेटा आर्मी में भी 10th के बाद भी होता है, +2 के बाद भी होता है। सिंपल मैथमेटिक्स के, सिंपल साइंस के, सिंपल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, और फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसिस होता है।
तो आप अपनी 10th और +1 +2 को स्ट्रॉन्ग रखो, उसके बाद एनडीए का एग्जाम दे दो, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। सर सर आईएएस के लिए कौन सा सब्जेक्ट IAS जरूरी है? ये गरिमा कुछ पूछ रही है, गरिमा का एक मैं सवाल का जवाब दे दूं। बोलो गरिमा। सर मैं ना आपकी तरह ही डॉक्टर बनना चाहती हूँ सर। उसमें एक नीट का एग्जाम देना पड़ता है ना? नीट का सर वो एग्जाम देना पड़ता है, सर कौन सी क्लास के बाद देना होता है? +2 के बाद होता है वो। ओके सर, और उसमें कितने IBS क्वेश्चंस होते हैं? बेटा ये चेंज होता रहता है, अभी जो लेटेस्ट है, मतलब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन अभी उसमें करीबन मुझे लग रहा है कि 150 से 200 के बीच में क्वेश्चंस होते हैं सर वो मल्टीपल IAS चॉइस बनने के। के लिए सर IAS बनने के लिए IAS बनने के लिए हमें +1 और +2 में मेडिकल लेनी पड़ती है, नॉन मेडिकल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी आईएएस बन सकते हो, आप आर्ट्स भी ले सकते हो, आप कॉमर्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। सर ऐसा सर medical आईएएस के लिए कौन सा अलग सब्जेक्ट देना जरूरी पड़ता है? है नीट एग्जाम? के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? किसमें? नीट सर नीट यस के पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सर फिजिक्स, सर केमिस्ट्री और IBS के लिए बायोलॉजी। सर अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है सर? आईएएस का एग्जाम अलग होता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एग्जाम लेती है। सर IPS के वो लिए अलग एग्जाम होता है? नहीं, कॉमन एग्जाम होता है, अलग नहीं होता, एक ही एग्जाम होता है। सर IAS बनने के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं? बेटा सब्जेक्ट्स की बहुत लंबी लिस्ट है, आप जो सब्जेक्ट सोचो उसमें है, अगर आप कोई भी कहो तो 5 ले फिजिक्स भी बिना सब्जेक्ट है, कैसे देख हिस्ट्री भी देख सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री कोई भी भी सब्जेक्ट है, सर बहुत पहले सब्जेक्ट्स होते हैं, ये बिना देख साइकोलॉजी भी है, उसके बाद देख कर होता है ना? जैसे देख बहुत देख के सब्जेक्ट्स निकालना। होते हैं। जैसे कि देखते हैं ऐसे चलो वर्ड बनाएगा या मैं बनाऊं? तू बना। नीट के पेपर कैसे पहले मैं क्वेश्चन अपने होते हैं? पास देखती हूँ मेरे पास क्या वर्ड है और मैं क्या बना सकता हूँ। हाँ बेटा, मैं बीच में कुछ आवाजें आ रही हैं, किसने पूछ नीट सर में? नीट के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? बेटा नीट के पेपर में तो जो आप +1 +2 में पढ़ाई करोगे उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके सर। सर जो +2 में हमने मेडिकल रखनी है सर, उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं? हाँ, 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इंग्लिश होता है साथ में, इंग्लिश या कोई लैंग्वेज आप जो भी रखना चाहते हो। सर जो IAS के लिए हमें इसमें सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से सब्जेक्ट है? ऐसा कोई बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है आपको उस सब्जेक्ट के साथ अपीयर होना चाहिए। सर कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट वो हैं जो सबको लेना पड़ता है, जैसे जनरल स्टडीज जिसको कहते हैं हम, वो सबके लिए है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको चूज करना होता है एक सब्जेक्ट, वो आपको जो पसंद है आपको वो लेना चाहिए। सर जी सर न्यूज़पेपर सर हम कैसे रीड करें सर, और सर उसकी हैबिट कैसे डेवलप करें? देखो, न्यूज़पेपर की हैबिट एक बहुत अच्छी हैबिट है, बिकॉज अगर कोई बच्चा यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करना चाहता है तो न्यूज़पेपर जो है उसका नॉलेज बेस बना देता है लॉन्ग टर्म। सर आपने अगर IPS भी कहा है? नहीं, आईएएस आईपीएस एक ही बात है बेटा, एक ही ओके एग्जाम सर। के थ्रू होता है ये। तो यस सर। अगर आप न्यूज़पेपर, मैं 7th क्लास में था जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, तो मैं आज तक पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर। आप कोई भी न्यूज़पेपर पिक करिए और उसके बिल्कुल बीच में सेंटर में आप देखोगे एक एडिटोरियल पेज होता है, जिसमें आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आपके जो फादर या मदर न्यूज़ पढ़ते हैं उनसे कहिएगा कि हमें अखबार का एडिटोरियल वाला पेज बता दो कौन सा है। उसमें से आप कोई एक या दो जो न्यूज आइटम्स हैं उनको पढ़ के देखिए। हो सकता है अगर आप इंग्लिश का पढ़ रहे हो तो आपको साथ में
या हिंदी का भी पढ़ रहे हो तो आपको साथ में डिक्शनरी रखनी पड़े, बिकॉज उसमें नए नए वर्ड भी सीखने को मिलते हैं। देखो मैं अभी 42 साल का हूँ, आज तक जब मैं कभी अखबार पढ़ता हूँ तो कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मीनिंग नहीं पता होता। अब तो डिक्शनरी की जरूरत नहीं, अब तो गूगल में भर के देख लेते हैं हम लोग, यस सर। तो मैं उसका मीनिंग गूगल में डाल लेता हूँ और पता लग जाता है। तो नॉलेज जो है वो एक नेवर एंडिंग सिस्टम है, ये कभी नहीं होता भी पढ़ाई के ऊपर फुल स्टॉप लग गया, भी और आगे सीखने को कुछ नहीं बचा, सब कुछ सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं तो आज भी जब अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे हर हफ्ते में 2-3 नए वर्ड सीखने को मिल जाते हैं, नॉलेज अलग से बढ़ती है, आपको पता लगता है भी दुनिया में, देश में आसपास हो क्या रहा है, क्या गलत है क्या सही है। तो ओके सर। सारी अखबार पढ़ना आपके लेवल पे मुश्किल है, बिकॉज आपके पास टाइम भी उतना नहीं होगा, बच्चे हो, अपने स्कूल भी जाना है। तो आप एडिटोरियल पेज के बीच वाले 1-2 कॉलम्स को पढ़ने की कोशिश करो, वो एडिटर ने लिखे होते हैं, वो अखबार का जो एडिटर है वो लिखता है, वो खबर का निचोड़ निकाल कर लिखते हैं, खबर नहीं लिखते, वो खबर का निचोड़ लिखते हैं। तो वो पढ़ के आपको अच्छा भी लगेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप कुछ ना कुछ आपकी जितना भी न्यूज होती है उसका कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन कह सकते हो आप, लेकिन उसका वो निष्कर्ष निकाल देते हैं कि ये सही हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए तो था। जो फिरोजपुर में हुआ था वो सही था या गलत था? बेटा सिक्योरिटी। पॉलिटिकल क्वेश्चंस हम यहाँ पे ना डालें, मीटिंग अंडर रिकॉर्डिंग है। ओके सर। सर टाइम टेबल बनाना जरूरी है? देखो टाइम टेबल के बिना तो लाइफ का कुछ सिर पैर नहीं होता। आपको जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, वैसे भी आपका कुछ पैटर्न तो सेट होना चाहिए ना, कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये नहीं करना है, या इतने बजे उठना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपका लाइफ का पैटर्न क्या रहेगा? किसी दिन आप 7 सर हम बजे उठ रहे अपने हो, किसी दिन 11 बजे मूड उठ के रहे हो। हिसाब से नहीं कर सकते। हम्म। सर अपने मूड के हिसाब से नहीं कर सकते सर। नहीं, मूड के हिसाब से करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूड के हिसाब से मत करो, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपका एग्जाम सिर पे है और आपका मूड कर रहा है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो फिर तो एग्जाम में फेल होना साफ ही है। यस नहीं सर, ऐसे नहीं सर। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मूड ठीक है, मूड ये कर सकता है कि यार आज 7 बजे नहीं 8 बजे उठूंगा, लेकिन मूड ऐसा भी नहीं होना चाहिए 7 बजे नहीं 2 बजे उठूंगा। ओके सर। ठीक है ना, मूड का मतलब ये होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर मस्ती चलती है, बच्चे हो यार, हम लोग भी तो ऐसे नहीं है, लेकिन बिल्कुल मूड के हिसाब से अगर आप चलने लगे तो फिर कई बच्चे तो कहेंगे यार किताबों को बैग में डाल के बंद ही कर दो, मूड है ही नहीं, है ना। तो टाइम टेबल लाइफ में जरूरी है, डिसिप्लिन कहूंगा मैं, टाइम टेबल नहीं कहूंगा, लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो वेवर्ड हो जाते हैं हम लोग, फिर तो सारा दिन मोबाइल ही नहीं छूटता, हम लोग मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते हैं। यस अगर सर। डिसिप्लिन ना हो तो डिसिप्लिन तो चाहिए, डिसिप्लिन के बिना तो कभी कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सर ऑफिसेज में काम डिसिप्लिन। करते हैं, ऑफिस में अगर डिसिप्लिन ना रखें, अगर मैं अपने ऑफिस में खुद डिसिप्लिन ना रखूं तो जो मेरे नीचे काम करते हैं वो भी डिसिप्लिन छोड़ देंगे, वो कहेंगे अगर सर में डिसिप्लिन नहीं है तो हमें भी क्या जरूरत है। अगर मैं ही 2 बजे ऑफिस पहुंचूंगा तो जो मेरे नीचे स्टाफ है वो 3 बजे आना शुरू कर देगा, वो कहेगा सर 2 बजे आते हैं, हम भी 2:45 पहुंच जाओ 15 मिनट पहले। तो डिसिप्लिन के बिना तो काम रुक जाएगा, डिसिप्लिन तो लाइफ में जरूरी है। अब कितने बच्चों को यहाँ पे आर्मी में जाना है, तो आर्मी में तो डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। यस सर। सर मैंने ना अभी आपका नाम कैसे गूगल में डेवलप डाला करें था, सर? आपका फोटो शो हुआ था अभी, मैंने आपका नाम अच्छा, गूगल पे डाला था। थैंक यू, थैंक यू। सर आपका नाम शो हुआ था, उसमें लिखा था सोलो स्पोर्ट्स खेलकर घर में रहे फिट। हाँ, वो मेरी कोई ना कोई खबर आती रहती है अखबारों में। यस सर। सर वहाँ पे लिखा था घर में ही सोलो स्पोर्ट खेलकर आप फिट रहे क्योंकि हो। मैं क्योंकि मैं जिम का बहुत शौकीन हूँ, मैं जिम भी लगाता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ। तो जब कोविड का टाइम आ गया था तो जिम बंद हो गए थे, तो मैंने फिर एक सोलो स्पोर्ट्स की मशीन ले ली, उसके ऊपर ही मैं अकेला ही खेलता रहता था फिर।
ताकि बाहर कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, घर के अंदर ही खेल लेता था। ओके सर सर। डिसिप्लिन कैसे सर टाइम टेबल से डेवलप होगा? डिसिप्लिन बेटा टाइम टेबल से मतलब ब्रॉड हमें पता होना चाहिए ना कि मुझे मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, इतनी देर मुझे खेलना भी है, इतनी देर मुझे पेरेंट्स के साथ भी बैठना है, इतनी देर मैं फ्रेंड्स के साथ भी गपशप लगाऊंगा। कुछ ब्रॉड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए, लेकिन आपकी हर इंसान की लाइफ के कुछ पहलू हैं। आप बच्चे हो, आपकी लाइफ के भी कुछ, आप बड़े हो रहे हो, जैसे 8th क्लास के बच्चे हैं, वो छोटे नहीं है, बड़े हो चुके हैं। 8th क्लास के बच्चे करीबन आप 13 to 14 ईयर एज हो, सारे के सारे टीनेजर हो सारे। तो आप लोग भी बड़े हो चुके हो, आपकी लाइफ के भी कितने एस्पेक्ट्स हैं। आप देखो आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके घर पे जो काम करते हैं लोग वो भी हैं, जहाँ पे आपके पेरेंट्स काम करते हैं वो भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं, आपकी पढ़ाई भी है, आपका स्कूल भी है। तो अगर हम इनमें से किसी को भी इग्नोर करेंगे तो वो रिलेशन खराब, मैं नहीं कहूंगा रिलेशन खराब हो जाता, वो इग्नोर हो जाता है। अगर आप अपने 1 साल फ्रेंड्स को मत बुलाओ तो वो भूल जाएंगे आपको। यस सर। अगर आप 1 साल पेरेंट्स से बात नहीं करोगे तो उनको भी अजीब फील होगा। अगर आप 1 साल टीचर से बात नहीं करोगे, तो मैं ये कह रहा हूँ भी इन सब चीजों का रोल है। आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप अपने इन सारे रोल्स को अच्छे से निभा लेते हो, आप अच्छे से पढ़ भी लेते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल भी लेते हो, आप पेरेंट्स का हेल्प भी कर देते हो, आप स्कूल में टीचर से अच्छा बिहेवियर भी करते हो। क्या आपके सारे रोल्स अच्छे से आपने प्ले कर लिए? अगर आपने सारे रोल अच्छे से प्ले कर लिए तो आप डिसिप्लिन्ड हो। उसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 7 बजे घंटी बिठा के उठ ही जाना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि 2 बजे तक उठना ही नहीं है। सर और कुछ लोग कहते हैं कि सुबह अच्छी पढ़ाई होती है, बट सर सुबह उठा ही नहीं जाता। एक और मैम ने कहा था सर। सब इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर हर इंसान के, हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। ये सुबह शाम का कोई ऐसा वो नहीं है। सुबह नो डाउट आप थोड़े फ्रेश ज्यादा होते हो। सर जी सर साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइंटिस्ट बनने के लिए आपको फिर साइंटिस्ट वाला एग्जाम देकर और साइंस की ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। ओके सर जैसे इसरो, डीआरडीओ, जो इंडिया Yes. की साइंटिफिक फील्ड में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के, उनमें बिल्कुल, इसरो है, डीआरडीओ है, और भी हैं सर जिसमें आप लोग। इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बेटे यहाँ के भी एग्जाम्स होते हैं +2 के बाद या इवन ग्रेजुएशन के बाद। जब आप बीएससी कर लेते हो साइंस में, उसके बाद ये एग्जाम्स आते हैं फिर। सर मैंने एक वीडियो देखी थी उसके ऊपर, उसमें वो पहले बता रहे थे कि हमको 11th और 12th में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना पड़ता है, फिर कॉलेज में से इंजीनियरिंग या साइंस के ऊपर कोई करना, कुछ भी ऐसा करना वही हो पड़ता गया ना बेटा, है। वही मैं कह रहा हूँ। आपको साइंस में ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी ना, आपको साइंस में ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अब बीएससी करके जाओ या इंजीनियरिंग करके जाओ। मेडिकल करके भी लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं। वो मेडिकल साइंस में चले जाते हैं, वहां पे भी पैथोलॉजी के ऊपर रिसर्च होती है, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर रिसर्च होती है। तो साइंटिस्ट बनना है कि एक सेपरेट फील्ड है। तो अब जैसे जैसे बड़े हो गए ये सब चीजें आपके सामने आती जाएंगी। और बच्चों, लग रहा है क्वेश्चंस हो गए सबके। सर सर आईएसआरओ का क्या काम है? ये कौन बोल रहा है? सर हर्ष। हर्ष, फोटो ऑन करो। हाँ बेटा, क्या Yes. पूछा आपने? सर आईएसआरओ में क्या काम है? इसरो में काम क्या है? यस सर। इसरो जो है उसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नाम से ही आपको इसका काम भी पता लग जाएगा। स्पेस की रिसर्च, जितनी भी इंडिया की स्पेस में रिसर्च चल रही है उसको इसरो लीड करता है। सैटेलाइट बाहर जाती हैं, सैटेलाइट आसमान में भेजी जाती हैं,
मून के ऊपर चंद्रयान भेजा गया। तो जितना भी ऐसी स्टडी चल रही है, जितने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जितनी भी यहाँ रिसर्च हो रही है, वो सारी की सारी ये इसरो लीड करता है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन पूछ। हम्म। सर आपने ग्रेजुएशन में बीए की थी का बीकॉम की थी? बेटा मैंने ग्रेजुएशन में एमबीबीएस करी थी। मैं बताया तो था मैंने शुरू में, मैं डॉक्टर बनने निकल गया, बाद में डॉक्टरी करी नहीं फिर, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी मैंने। सर प्लस टू आर्ट्स में में हम बीए थे। करेंगे? बेटा ये सर आप डॉक्टर डिपेंड करता है आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। सर आपको जिस हिस्ट्री में। चीज में, हिस्ट्री में, यस सर। तो बिल्कुल फिर हिस्ट्री में पढ़ो। हिस्ट्री में आगे बहुत फील्ड्स हैं, तो फिर आपको आर्ट्स में जाना पड़ेगा हिस्ट्री में फिर। ओके सर। आई थिंक डॉक्टर साहब सभी बच्चों के जी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, और अगर जी किसी जी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रह भी गया है तो आपके जो व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, आप उस पर भेज सकते हैं। और जी इस जी टॉक के बाद भी अगर किसी बच्चे के क्वेश्चंस रह जाते हैं, स्पेशली डॉक्टर गिरीश बाली जी से अगर आपको पूछना है, तो आप भेज दीजिए। कोऑर्डिनेटर से हम कंपाइल करवा के डॉक्टर साहब से डिस्कस करके फिर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो अब इस टॉक को हम यहीं पे खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब ने अपना कीमती समय निकालकर आप सभी का, इनफैक्ट मुझे भी कई सारी चीजें, जो टी बैग का जो डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल दिया, वो मेरे लिए तो काफी अच्छा लगा। मुझे आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बिल्कुल ही सिंपल साधारण तरीके से घर की तरह आपको बताई हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी बच्चे उन बातों पे अमल करेंगे, और इस तरह के जो लोग आते हैं उनसे आप जो भी कुछ सीखते हैं उसको सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें। अपने छोटे भाई बहन, जैसे आप बता भी रहे थे बच्चे, और अपने घर वालों के साथ भी डिस्कस करें, चर्चा करें। तो ये सब चीज हमें इनके टॉक से लेके जानी है। और मैं आप सभी के बिहाफ पे डॉक्टर गिरीश बाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आप सभी का मार्गदर्शन किया। और भविष्य में भी आशा करते हैं कि वो समय समय पर आप सभी को थोड़ा सा टाइम बिल्कुल देते रहें, बिल्कुल, मैं मानसिक। बिल्कुल आता रहूंगा, आप सबसे मिलता रहूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय जी, हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू, शुक्रिया।